मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई और उज्जवल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल रहेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी। पौड़ी जिले में बारिश के साथ एक बार फिर से शहर में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं बारिश के चलते वन विभाग और जल संस्थान को भी थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही जिले भर के किसानों के लिए हुई बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया। आपको बता दें कि लंबे समय से बारिश में होने के कारण काश्तकार उन्नत पैदावार के लिए बारिश की राह देख रहे थे। ऐसे में औसत बारिश होने से उनको भी राहत मिली। तो वहीं जनपद में कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सबकी खेती के काश्तकारों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई। एक बार फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है। पौड़ी में चारों तरफ काफी ज्यादा तेज हवाएं, बर्फबारी और कोहरा छा चुका है। सुबह से ही बारिश का मौसम हो रखा है और जैसे अभी दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की धूप निकली हुई थी, इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी मौसम में। अभी दिसंबर जैसे जैसे दिसंबर जनवरी गया और फरवरी आया, फिर अभी गर्मियों का आभास होने लग गया था कि हमें गर्मियां शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर से अभी ठंड बढ़ चुकी है अचानक से। पौड़ी जनपद में इस समय मौसम विभाग के अनुमान सही साबित हुआ है। वहीं आपको बता दें, सुबह से रुक रुक के बारिश में ठंड का एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रशासन और जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं पे भी बारिश हो रही है और जिस तरह से जहां नगर क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पर तत्काल अलाव जलाने की कष्ट करें, जो कि जनता को दिक्कत न हो। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। तेज बारिश के कारण से अब एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। साथ ही साथ आपको इस बार मौसम की जो अनुमान की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी होने की आशंका जताई है। वहीं पौड़ी में पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा पौड़ी है, यहाँ पर भी तेज बारिश के कारण से कई ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का देखने को मिल सकती है। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए देहरादून के नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई, जिसके साथ अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। तो आपको बता दें, इस बात पर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल में खाली जगह पड़ी है, वहां पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा किया जाएगा। सब एयर क्वालिटी पर काफी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज में पॉकेट्स हैं जहां पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिजाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। देहरादून विधानसभा में आयोजित किए जा रहे बजट सत्र के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत विपक्षी विधायक कंबल लपेटकर सरकार पर गैरसैंण में ठंड होने की वजह से सत्र न करवाए जाने पर तंज कसते नजर आए। दरअसल गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण ये बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाना था। इसी बात का मुद्दा बनाकर विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने का काम किया। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक खजान दास के अनुसार गैरसैंण विधानसभा में इस वक्त कार्य गतिमान होने के कारण ये सत्र देहरादून में आयोजित कराया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के वादे का आश्वासन देते हुए विधायक खजान दास ने अगली बार ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित कराने की बात कही। प्रदेश हित में धामी सरकार ने काम न किया हो, इसलिए ये आज गैरसैंण को लेकर के चिल्ला रहे हैं। गैरसैंण में बिल्कुल सत्र करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 दिन का सत्र वहां पर चलाएंगे,
किंतु इस समय वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पे जब वार्तालाप हुआ था माननीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे इस समय सत्र नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे करना पड़ा। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की राजधानी तीनों ही काम नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में नहीं चलाना चाहते। जैसे गैरसैंण की बात आती है तो सरकार को ठंड लग जाती है, इसलिए हम आज कंबल ओढ़कर आए हैं कि सरकार की ठंड दूर हो। गैरसैंण के बारे में कुछ सोचे, पहाड़ के बारे में कुछ सोचे। सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार की ठंड को भगाने के लिए, गैरसैंण की याद दिलाने के लिए हम ये कंबल ओढ़कर आए हैं। आमतौर पर लोग अपनी लापरवाही और सही जानकारी न होने के चलते अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, जिस पर प्रकाश डालते हुए देहरादून के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BKS संजय और उनके सुपुत्र डॉक्टर गौरव संजय ने फॉरम द पेन ऑफ सर्जर्स नामक पुस्तक लिखी है। वहीं राजधानी देहरादून के दून लाइब्रेरी में विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल उत्तराखंड के पूर्व DGP अनिल रतूड़ी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस बीच अनिल रतूड़ी ने कहा कि इस पुस्तक में मनुष्य और समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय लिखे गए हैं, जिन पर अगर जिम्मेदार नागरिक ध्यान दे तो उससे मानवीय और सामाजिक कल्याण हो सकता है। तो वहीं इसी के साथ वरिष्ठ चिकित्सक और पुस्तक के लेखक डॉक्टर BKS संजय ने कहा कि इस पुस्तक में धूम्रपान और मदिरा पान से बचाव जैसे तमाम सामाजिक मुद्दों के बारे में लिखा गया है ताकि लोग इसके बीच जागरूक हो सके। कैंसर का जो मेन कारण है वो है लॉन्जिविटी। अगर जैसे जैसे आपने देखा है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो इंडिया की जो एवरेज लाइफ स्पैन थी वो 37 साल थी, आज के दौर पर ये 74 हो गई है। तो जैसे जैसे हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है तो इनको इन चीज़ों की सेवाओं की भी ज़रूरत है। तो कैंसर के लिए जैसे जैसे नए नए सेंटर्स बन रहे हैं, हाँ इन सारे सेंटर्स को बहुत अच्छे इक्विप और इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, साथ में डॉक्टर्स होने भी उतने ही जरूरी है जो कि इनमें ट्रीट कर पाए। देखिए, कविता जो पुस्तक लिखी गई वो सिर्फ जनता में इसको जागरूकता फैलाने के लिए, जिसमें जितने भी लिखा गया है वो सब किसी न किसी भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रॉब्लम जो चलती है, वातावरण की जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, मिलावट है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, जैसी बुरी आदतें, लाइफ स्टाइल है, इस तरह की समस्याओं के बारे में इसमें लिखा गया है, जिससे जनता में जागरूकता फैले कि लोग अच्छी चीजों को अपनाएं और बुरी चीजों से बचें। ये बहुत गंभीर विषय है और ये इतने एक्सीडेंट होना विशेष तौर से युवाओं के द्वारा ये हमारे समाज के लिए एक चुनौती है। और इसमें जहां जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जैसे पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, विभिन्न और जो सरकारी तंत्र है उसका तो कार्य है ही, लेकिन समाज के अंदर भी इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि सभी जो जिम्मेदार नागरिक हैं, संगठन है, उनको साथ में आना चाहिए। विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं जिनका फायदा आने वाले समय में सीधा उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। विशेष तौर पर जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ का शुरुआती बजट इसमें रखा गया है। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार के दिए गए बजट से जमरानी बांध को प्रगति की तेजी मिलेगी। ये भी आज इसमें दर्शित की है। जमरानी बांध जो एक इशू बना हुआ था लंबे समय से, वो स्वीकृत तो हो चुका था। आज 625 करोड़ रुपए जमरानी बांध के लिए भी स्वीकृत हुए हैं, उसमें प्रोविजन हो गया है। इस तरह से साल दर साल जब तक बांध नहीं बनता है इसी तरह के प्रोविजन होते रहेंगे और हमारा बांध भी तेजी से काम करेगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता विकास कार्यों के लिए भी आज इसमें दर्शित की है। उपनल कर्मियों की लंबे समय से नियमितीकरण की मांग अब सदन में भी उठने लगी है। निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बजट सत्र के चौथे दिन सत्र से पूर्व उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की मांग उठाते हुए सरकार की ओर से उनके नियमितीकरण की मांग करी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपनल कार्मिकों के राज्य में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उमेश कुमार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि उनकी नियमितीकरण की मांग को मानवता के आधार पर पूरा किया जाए।
उपनल कर्मचारियों का मुद्दा बहुत लंबे समय से लंबित है। 2018 में डबल बेंच ने उनके हक में निर्णय दिया था, उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 5 साल तक वो मुद्दा 6 साल तक माननीय उच्चतम न्यायालय में लटका रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें निर्णय दिया कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, वापस जाइए रिव्यू डालिए। सरकार आ गई, वापस रिव्यू डाल दिया, अब 1 साल से लटकाया हुआ है। मुझे ये बताइए कि 22,000-25,000 कर्मचारी कहाँ जाए? क्या वो इस राज्य के निवासी नहीं है? क्या वो इस राज्य के रहने वाले नहीं है? क्या इस राज्य के मूल निवासी नहीं है? क्या उनके परिवारों के प्रति हमारी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? कि उपनल कर्मचारियों का मुद्दा बहुत